स्टूडेंट, हम लोग चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कर रहे हैं। इसके 2 वीडियोस ऑलरेडी मैंने बना चुका हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2। उसमें हमने कुछ अकाउंटिंग टर्म्स को कवर कर दिया। अब तक हमने 10 अकाउंटिंग टर्म्स को कवर करा है। आज हम लोग 11th अकाउंटिंग टर्म्स को कवर करेंगे। हाँ, अगर आपने वो 10 अकाउंटिंग टर्म्स के जो वीडियोस है पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए पहले देख लीजिए और फिर बचे हुए अकाउंटिंग टर्म्स जो आज हम लोग कवर करेंगे वो 11th अकाउंटिंग टर्म्स में हम ये देखेंगे। सबसे पहला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? हमने 10th अकाउंटिंग टर्म्स में जो 10th वाला था उसमें था प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस में हमने डील करा था कि वैसा एक्सपेंडिचर बिजनेस का जो पहले पेमेंट हो जाता है, पहले एक्सपेंस हो जाते हैं, बट उसका जो बेनिफिट है वो बाद में मिलता है। क्लियर है बातें? जैसे मैंने उसमें ये समझाया था, मोबाइल का रिचार्ज आप करवाते हो तो पहले आप रिचार्ज करवा लेते हो, पहले आपका एक्सपेंस हो जाता है, खर्चा हो जाता है, लेकिन उसकी जो बेनिफिट है अगले 1 महीने तक या अगले 3 महीने तक आप उसके बेनिफिट उठा रहे होते हो, तो वो एक्सपेंडिचर, वैसा एक्सपेंडिचर बिजनेस का प्रीपेड एक्सपेंडिचर कहलाता है। क्लियर है बातें? सिमिलरली जस्ट अपोजिट यहाँ पे है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसे समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। मान लेता हूं आपके बिजनेस में एक एम्प्लॉय है भोला। क्लियर है? ये मिस्टर भोला जो है आपके जो बिजनेस में पूरे मंथ काम कर रहे हैं। क्लियर है बातें? आप मिस्टर भोला के सर्विस को पूरे मंथ यूज कर रहे हैं, बेनिफिट ले रहे हैं, ठीक है। अब आप मिस्टर भोला को क्या दोगे? सैलरी दोगे, राइट ना? ठीक है, बिजनेस अब मिस्टर भोला को सैलरी पे करेगी। क्लियर है? तो सैलरी जो है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस हो जाएगा, राइट? समझ में आ रहा है? अब क्योंकि बिजनेस को सैलरी पे करना है, अभी तक इन्होंने पे करा नहीं है, तो ऐसी सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी कही जाती है, मतलब बकाया सैलरी। अभी तक हमने सैलरी पे करा नहीं है, बट अब बिजनेस को सैलरी पे करना है। बात समझ में आ रहा है? मतलब फिर से समझिए, आपका एम्प्लॉय पूरे मंथ आपके बिजनेस में काम कर रहा है। क्या मंथ के बीच में आपने सैलरी दिया? नहीं। जब आपने उसकी पूरी बेनिफिट्स ले लिया, पूरा सर्विस आपने यूज कर लिया, अब आप उसे सैलरी दोगे। जब सैलरी दे दोगे तब तो आपका ये एक्सपेंसेस है। जब सैलरी नहीं दोगे तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाएगा। मतलब क्या? सैलरी बकाया है, सैलरी देना है, राइट ना? इसका मतलब ये समहाउ कहीं ना कहीं ये लायबिलिटीज क्रिएट हो जाती है, राइट ना? देना है, यू हैव टू पे। क्लियर है बात है? तो ऐसे बकाया सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी कही जाती है। इसका मतलब ऐसे एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कही जाती है। बात समझ में आ रहा है? मतलब क्या? सिंपल सा टर्म में समझिए, कोई भी एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट्स आप ले चुके होते हो बट इसका पेमेंट आप नहीं करते हो। क्लियर बात है? वैसा एक्सपेंसेस जिसका बेनिफिट आप ले चुके होते हो बट अभी तक आपने पेमेंट नहीं करा है, बट आप कर रहे होगे, अब करोगे, तो ऐसे एक्सपेंसेस को आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। क्लियर बात है? अब क्योंकि आपको पेमेंट करना है तो ये लायबिलिटी नेचर का होता है, और बिजनेस में ये लायबिलिटी करंट लायबिलिटीज होती है। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब आप ये समझ रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बिजनेस का वो एक्सपेंसेस है जो बेनिफिट तो ले लिया बट वो पेमेंट बाद में करेगा, और बिजनेस में ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटीज होता है। क्लियर है बात है? समझ में आ रहा है? इसका मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस का जस्ट ये अपोजिट है। आपने प्रीपेड एक्सपेंसेस में पढ़ा था कि वो करंट एसेट्स होता है और ये करंट लायबिलिटी होता है। समझ में आ रहा है दिस पॉइंट? ओके, नेक्स्ट टर्म में हम ये देखेंगे फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं, जो अब तक हम स्किप कर रहे थे। ये देख रहे थे कि इससे बाद में समझेंगे, इससे बाद में समझेंगे, तो अब 12th टर्म में ये समझेंगे फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं। तो 12th टर्म में हम ये देखेंगे फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है। आप इसे नॉर्मली डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। मामूली सा डिफरेंस है, तो वो छोटा सा डिफरेंस क्या होता है वो भी हम देखेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट दोनों का क्या है? सेम है, बट कहाँ पे डिफर है, कहाँ पे चेंजेस है, वो हम अभी देखेंगे दोनों में, बट ऑलमोस्ट दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है? चेंजेस। अब तक हम इन दोनों की टॉपिक को कह रहे थे बाद में पढ़ेंगे, स्किप कर दो, आगे देखेंगे, तो अब हम इससे चर्चा करेंगे, देखेंगे। तो फिक्टिशियस एसेट्स को आप कह सकते हैं एक तरीके से डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्लियर है? बस छोटा सा इसमें डिफरेंस है। उसे समझने के लिए पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। दे आर नीदर टेंजिबल एसेट्स नॉर इनटेंजिबल एसेट्स। बेसिकली दीज आर लॉसेस नॉट येट रिटेन ऑफ। इसका मतलब क्या है? समझ में नहीं आया?
इसे समझाने के लिए पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं आपका एक बिजनेस है, इस बिजनेस में आपने ऐड करा है, एडवर्टाइज करा। एडवर्टाइज में आपने अमिताभ बच्चन सर को लिया है, तो ये लो मैंने लिया है अमित सर को, ठीक है, हायर कर लिया। अब इनसे आपने एडवर्टाइज करवा लिया। अब इन्होंने आपसे 4 करोड़ रुपए चार्ज करे। कितने करोड़ चार्ज करें? 4 करोड़, क्लियर है। अब आप इनसे बनाए हुए ऐड को टीवी पे चला रहे हो, क्लियर है, रन हो रहा है, ओके, ऐड हो रहा है। बेसिकली ये एक तरीके का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। समझते हैं कैसे? हमने एक्सपेंडिचर के टाइम से पढ़ा था कि वैसा एक्सपेंडिचर अगर एसेट्स खरीदने में किया जाए तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अदरवाइज सारा का सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, क्लियर है। तो हम ये कह सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट पे जो एक्सपेंडिचर कर रहा है बिजनेस, वो एक तरीके का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नेचर का है, क्लियर है बात है, यहां तक समझ में आ रहा है। तो आप कहोगे कि सर तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक फीचर ये भी था कि ये एक साल में इसकी बेनिफिट क्या हो जाती है, खत्म हो जाता है। तो क्या 4 करोड़ का बेनिफिट जो बिजनेस ने 4 करोड़ रुपए खर्च करे हैं एडवर्टाइजमेंट में, एक साल में ही खत्म हो जाएंगे? नहीं। अब बात समझिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट। बिजनेस अपने एस्टिमेशन बेसिस पे क्या करता है, बिजनेस को लगता है कि ये मैंने जो ऐड बनाया है वो मैं 4 साल तक इसका बेनिफिट ले सकता हूं। समझिए क्या होता है, जैसे कि शाहरुख खान है, फेयर एंड हैंडसम का जो फेयर एंड लवली है, मेंस फेयर एंड लवली, उसका ऐड करता है। तो जो वीडियोस बनता है, क्लिप बनता है एडवर्टाइजमेंट का, वो उसे रन करती है बिजनेस, जो एडवर्टाइजमेंट का है, टीवी पे सभी जगह रन होता है, वो 2 साल तक 3 साल तक रन होता है। ये एक्सपीरियंस बेस पे होता है कि अगर हमने ऐड पे 4 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं तो अगले 4 साल तक मैं इसका बेनिफिट्स ले सकता हूं, क्लियर है बात है। तो बेसिकली हम इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक साल में एक्सपेंडिचर ना शो कर करके इसे डिफर्ड करते हैं। क्या करते हैं? डिफर्ड, पोस्टपोन करते हैं कि हमें इसका बेनिफिट अगले 4 साल तक मिलने वाला है। ये एजम्पशन ले रहा हूं 4 साल, हो सकता है ये इसका बेनिफिट 2 साल में मिलेगा, तो मैं यहाँ पे ये जूम कर रहा हूं कि इस 4 करोड़ का बेनिफिट बिजनेस को 4 साल तक मिलने वाला है, क्लियर है। तो अब आप पहले अकाउंटिंग ईयर में 4 करोड़ का एक्सपेंसेस ना दिखा के आप हर साल 1 करोड़ का एक्सपेंसेस दिखाओगे। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है बात है। फिर से समझिए, आपके बिजनेस ने 4 करोड़ का एक्सपेंडिचर खर्च करा, क्लियर है। अब बिजनेस के एस्टिमेशन के हिसाब से इसकी बेनिफिट अगले 4 साल तक आपको मिलने वाला है, क्लियर है। तो आप क्या करोगे, इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पोस्टपोन कर दोगे, डिफर्ड कर दोगे, क्लियर है, अगले 4 साल तक। तो आपको इसका बेनिफिट अगले 4 साल तक मिलने वाला है, क्लियर है। तो बेसिकली इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमने डिफर्ड कर दिया, इसीलिए यहां पे इसका नाम हो जाता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो वैसा एक्सपेंडिचर, वैसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसे हम एक साल में ना दिखा के अगले मोर देन 1 ईयर में दिखाते हैं, स्प्लिट करते हैं, डिफर्ड करते हैं नेक्स्ट ईयर में, तो वैसे एक्सपेंडिचर, वैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, क्लियर है बात है यहाँ पे? अच्छा, अब समझिए क्या है यहाँ पे, पहले अकाउंटिंग ईयर में आते हैं। आपका बिजनेस ने पहले अकाउंटिंग ईयर में ये शो किया कि हमारा 1 करोड़ का एक्सपेंडिचर हुआ है एडवर्टाइजमेंट में, क्लियर है बात है, हमने शो कर दिया। तो जो अमाउंट हम शो करते हैं उसे कहते हैं अमाउंट रिटेन ऑफ, अमाउंट रिटेन ऑफ, क्लियर बात है। मतलब क्या कि पहले अकाउंटिंग ईयर में हमने ये शो किया कि 1 करोड़ का हमारा एक्सपेंडिचर है एडवर्टाइजमेंट पे, तो ये अमाउंट हमारा रिटर्न ऑफ हो चुका है और इस साल हमने 1 करोड़ का बेनिफिट ले लिया, क्लियर बात है। उसी तरीके से अगले 3 साल तक और हम एक करोड़ का एक्सपेंडिचर शो करते जाएंगे और उसका बेनिफिट लेते जाएंगे, क्लियर बात है। तो पहले ईयर में हमने 1 करोड़ का रिटर्न ऑफ कर दिया, बेनिफिट ले लिया। अब जो हमने रिटर्न ऑफ नहीं करा है उसे कहते हैं अमाउंट नॉट येट रिटर्न ऑफ, वह अमाउंट जो अभी तक रिटर्न ऑफ नहीं हुआ है, क्योंकि वो अगले 3 साल में रिटर्न ऑफ होगा। तो पहले ईयर के लिए ये 3 करोड़ जो है वो आपका रिटर्न ऑफ नहीं हुआ है, क्लियर बात है। तो आपके लिए ये 3 करोड़ ही फिक्टिशियस एसेट्स कहे जाते हैं। बात समझ में आ रहा है?
आपके लिए यही 3 करोड़ क्या है, फिक्टिशियस एसेट्स। अब समझिए इसका डेफिनेशन, दीज आर नीदर टेंजिबल एसेट्स, ना तो ये टेंजिबल एसेट्स है नॉर इनटेंजिबल एसेट्स, और ना ही इनटेंजिबल एसेट्स है। बेसिकली इट इज लॉसेज, ये आपका एक्चुअली में क्या है, लॉसेज है, विच इज नॉट येट टू बी रिटर्न ऑफ, जो अभी तक रिटर्न ऑफ नहीं हुआ है। तो आपके बिजनेस में ये 3 करोड़ रुपए आपको फिक्टिशियस एसेट्स के तौर पे दिखता रहेगा। क्लियर बात है, समझ में आ रहा है बेसिकली। अच्छा, मैं थोड़ा सा और एग्जांपल को आगे लेता हूं। ये ईयर खत्म हो गया, नेक्स्ट ईयर आप यहां आते हो, क्लियर बात है। तो आपका इस अकाउंटिंग ईयर में ये आपका क्या हो जाएगा, रिटर्न ऑफ हो जाएगा। तो इस अकाउंटिंग ईयर के लिए ये आपका 2 करोड़ रुपए फिक्टिशियस एसेट्स माना जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप रिटर्न ऑफ करते जाएंगे, आपका फिक्टिशियस एसेट्स यानी लॉस रिटर्न ऑफ होता जाएगा और वो कम होता जाएगा। क्लियर है बातें, समझ में आ रहा है। तो बेसिकली डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और फिक्टिशियस एसेट्स में डिफरेंस समझ में आया। क्या था डिफरेंस, आपने इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को स्प्लिट कर दिया, एक से ज्यादा ईयर में डिफर्ड कर दिया, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। क्लियर है बातें। और जितना आपने रिटर्न ऑफ कर दिया डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, और जितना आपने नहीं किया है, जो नहीं किया रिटर्न ऑफ, वही आपका फिक्टिशियस एसेट्स माना गया। क्लियर है बातें, यहां तक समझ में आ रहा है। सिंपल सा डिफरेंस, इसलिए हम लोग इसे साथ में पढ़ाते हैं क्योंकि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो सेम ही होता है, इसलिए। अदरवाइज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर बिजनेस ने कोई एक्सपेंडिचर करा है और वो रेवेन्यू नेचर का है, बट उसका जो बेनिफिट्स है मोर देन 1 ईयर मिलने वाला है, तो आप उस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिफर्ड कर दोगे, बांट दोगे 1 साल से ज्यादा ईयर में, तो वो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्लियर है। और जो अभी तक रिटर्न ऑफ नहीं हुआ है, वो आपके बिजनेस में वैसा एक्सपेंडिचर, वैसा लॉस आपको फिक्टिशियस एसेट्स की तरह शो होता रहेगा। क्लियर है बातें, समझ में आ रहा है टॉपिक। तो हमने फिक्टिशियस एसेट्स यानी 12th टर्म को कंप्लीट कर लिया। अब जो हम करेंगे वो है डिस्काउंट। जो है 13th टर्म हमारा है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट बेसिकली डिस्काउंट का मतलब होता है छूट या फिर रिबेट। आप कोई भी सामान खरीदते हो उस पर जो रिबेट मिलता है, कंसेशन मिलता है, वो बेसिकली डिस्काउंट कहा जाता है। क्लियर है बातें। तो किसी भी बिजनेस में डिस्काउंट 2 तरीके का होता है। नंबर 1 ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट है ना। नंबर 2 कैश डिस्काउंट। नंबर 2 कैश डिस्काउंट। तो सिंपल सा इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो एक एग्जांपल से समझते हैं कि किसी भी बिजनेस में ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट में समझते हैं क्या है। मान लेते हैं आप किसी भी शॉप में जाते हो, है ना, किसी शॉप में गए और उस शॉप में एक दुकानदार से पूछा कि भैया एक बैग की एमआरपी रेट क्या है, तो उन्होंने कहा 500 रुपीज, है ना। उन्होंने एक बैग की एमआरपी रेट आपने पूछा और उन्होंने बताया 500 का कॉस्ट है। आपने कहा देखो भैया ऐसा है कि मैं 100 बैग्स खरीदूंगा, अब बताओ ठीक ठीक लगा दो। तो पहले दुकानदार क्या करता है, कैलकुलेट कर लेता है, ओके, फिर कहता है कि अच्छा क्योंकि आप बल्क में खरीद रहे हो तो मैं आपको 10% का डिस्काउंट दे रहा हूं, है ना, 10% का डिस्काउंट दे रहा हूं। तो ये सीधा सीधा 5000 माइनस कर देता है और आपको 45,000 पेमेंट करना होता है। पेमेंट करते हो आप 45,000। क्लियर बात यहां तक समझ में आ रहा है। सिंपल सा समझिए क्या हुआ, यहां पे ऐसा हुआ कि आप एक शॉप पे गए, आपने एक बैग की एमआरपी रेट पूछी, आपने कहा मैं ज्यादा बल्क में खरीद रहा हूं तो कुछ कम कर दो। क्योंकि आप बल्क में खरीदे थे तो शॉपकीपर वालों ने 10% का डिस्काउंट लगा के आपको वो सामान बेच दिया। क्लियर है। अब आपकी जो परचेज कॉस्ट होगी वो आप बुक्स में जो रिकॉर्ड करोगे वो 45,000 का रिकॉर्ड करोगे। आप ऐसा नहीं करोगे कि हमने 50,000 का बैग खरीदा, 5,000 का डिस्काउंट माइनस हुआ तब जाके 45,000 हुआ, ऐसा आप नहीं करोगे। आप सीधा सीधा आपका जो परचेज कॉस्ट आ रहा है 45,000 का होगा। क्लियर बात है। अच्छा अब ये समझिए जनरली जो सेलर होते हैं वो ट्रेड डिस्काउंट कब देते हैं, वो जनरली अपने सेल को प्रमोट करने के लिए,
ज्यादा से ज्यादा सेल करने के लिए, है ना, अपने सेल को बढ़ावा करने के लिए वो जब आप बल्क में खरीदते हो तो वो डिस्काउंट लगाता है। क्लियर बात है। और तब जो डिस्काउंट लगाता है उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी मॉल में जाते हो तो टैग लगाता है 20% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, तो ये बेसिकली आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है। क्लियर बात है। वो सेलर जो होते हैं वो अपने सेल को प्रमोट करने के लिए करते हैं। क्लियर है। अच्छा, यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात है, ये जो ट्रेड डिस्काउंट है इट नेवर रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होता ही नहीं है। क्लियर बात है। वो बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में नहीं होता। क्यों नहीं होता? सिंपल सा मैं समझा रहा हूं यहां पे, क्योंकि ये हमारा क्या था, एमआरपी रेट था। अब क्योंकि हमने बल्क में खरीदा तो हमने अपने प्रॉफिट परसेंटेज थोड़ा सा कम करके, पूरा कम नहीं, थोड़ा सा कम करके कुछ परसेंटेज का डिस्काउंट देके हम ज्यादा से ज्यादा सेल कर दिया। सिंपल सा मोटो ये होता है ये डिस्काउंट देने का कि हम या तो अपने सामान को जल्दी सेल करके चले जाएं या फिर हम ज्यादा से ज्यादा टर्नओवर करें, ज्यादा से ज्यादा सेल करें। सेलर का व्यू सिर्फ दो तरीके का होता है जब वो ट्रेड डिस्काउंट देता है। क्या? पहला, या तो हम अपने सामान को जल्दी बेच दें या फिर हम ज्यादा से ज्यादा सेल करें। क्लियर है बातें। तो ट्रेड डिस्काउंट जब आप बल्क में खरीदते हो तब जो डिस्काउंट लगता है बेसिकली उसे ही हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। और बिजनेस में ये ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता। क्लियर है बातें। जिस रेट पे, जिस कॉस्ट पे आप पेमेंट करते हो वही कॉस्ट आप रजिस्टर में मेंशन करते हो। क्लियर है बातें। या फिर जो सेलर जिस रेट पे, जिस कॉस्ट पे सेल करता है वही सेल पे वही कॉस्ट रिकॉर्ड करता है। क्लियर बात है। वही सेल अमाउंट रिकॉर्ड करता है। क्लियर बात है। यहां तक समझ में आ रहा है। इसका मतलब जो ट्रेड डिस्काउंट, आप जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होगा। क्लियर है। बट कैश डिस्काउंट क्या है? देखिए, आपका एक बिजनेस है ना, आपका अपना एक बिजनेस है। आपके बिजनेस ने एक क्रेडिट सेल किया था, उधार पे सामान किसी व्यक्ति को बेचा था। तो सबसे पहले आप ये बताइए इस व्यक्ति को क्या कहेंगे? डेटर कहेंगे। क्लियर है। डेटर का मतलब क्या होता है? वैसा पर्सन, जब हमने एक डेटर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था डेटर टर्म में, कि वो व्यक्ति जो बिजनेस को पैसे देगा। क्लियर है बातें। अच्छा, बिजनेस ने इस डेटर को 10,000 का गुड्स सप्लाई करा था, गुड्स सेल करा था। ध्यान समझिए, गुड्स सेल करा था। अब डेटर का कहना है कि देखो बिजनेस ऐसा है कि मैं इसे पे करूंगा आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने के बाद पेमेंट करूंगा। क्लियर बात है। थोड़ा सा समझ रहे हैं। ट्रांजेक्शन हुआ, क्या हुआ? बिजनेस ने 10,000 का गुड्स सेल करा, जो कि ये डेटर है। डेटर बोल रहे हैं कि हम आपको ये पेमेंट 3 महीने के बाद करेंगे। क्लियर बात है। अब समझिए क्या है कैश डिस्काउंट। अब बिजनेस कहता है सुनो डेटर, ऐसा है कि अगर आप आज के आज पेमेंट कर दोगे या फिर अगले 2 दिन में पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको सीधा सीधा 10% का डिस्काउंट दे दूंगा। सीधा सीधा आपको क्या कर दूंगा? 10% का डिस्काउंट दे दूंगा। तो आपको सीधा सीधा 1,000 का फायदा हो जाएगा। और अब आप हमें कितना पेमेंट करोगे? 9,000 पेमेंट करोगे। क्लियर बात है। समझ में आ रहा है थोड़ा सा। तो ये डिस्काउंट हम कब देते हैं? जब हम प्रॉम्प्ट करते हैं, इंकरेज करते हैं कस्टमर को जल्दी पेमेंट करने के लिए। 10% डिस्काउंट फॉर अर्ली पेमेंट, जल्दी पेमेंट करने के लिए जब हम अपने कस्टमर को, अपने डेटर को इंकरेज करते हैं कि देखो भैया आप 3 महीने के बाद अगर पेमेंट करोगे तो आपको 10,000 देना पड़ेगा, लेकिन अगर आज के आज या अगले 2 दिन में आप पेमेंट कर दोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट देंगे और 1,000 का आपको माइनस कर देंगे और आपको सिर्फ और सिर्फ 9,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये जो कैश डिस्काउंट दिया जाता है, ऐसे डिस्काउंट को हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। और ये बेसिकली जो कैश डिस्काउंट दिया जाता है ये कस्टमर से पैसे पहले ले लेने के लिए किया जाता है। कस्टमर को ये इंकरेज किया जाता है कि आप अपनी जो लायबिलिटी है, अपनी जो पेमेंट है आप पहले दे देंगे तो हम आपको कुछ ना कुछ रिबेट दे देंगे, छूट दे देंगे। तो ऐसे रिबेट या छूट को हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। क्लियर है बातें यहां तक? अच्छा, बिजनेस के लिए क्योंकि हमें 3 महीने के बाद मिलता तो कितना मिलता? 10,000। लेकिन क्योंकि हम पहले पेमेंट मांग रहे हैं कस्टमर से, डेटर से हम पहले मांग रहे हैं, 3 महीने से पहले मांग रहे हैं, तो हमने 10% का
10% का हमने डिस्काउंट दे दिया, तो ये एक तरीके का नुकसान हो जाता है बिजनेस का, है ना। बट ये नुकसान इसलिए लेता है बिजनेस क्योंकि जो 3 महीने के बाद क्या पता डेटर ना दे, डेटर के साथ कुछ ट्रेजेडी हो जाए, तो वो जल्दी पैसे रिकवर करने के लिए वो कुछ डिस्काउंट देके अपना पैसा क्या कर लेता है, बिजनेस रिकवर कर लेता है। तो बेसिकली ये 10% डिस्काउंट जो है बिजनेस का एक तरीके का लॉस होता है, और ये इट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में जरूर रिकॉर्ड होता है, क्योंकि ये बिजनेस का बेसिकली कहीं ना कहीं लॉस हो रहा होता है। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सिंपल से समझिए, ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट बिजनेस तब देती है जब आप कोई भी ज्यादा क्वांटिटी में बल्क में कोई सामान खरीदते हैं, तो आपको जो डिस्काउंट मिलता है, जो रिबेट मिलता है, उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। कैश डिस्काउंट कब होता है? जब आप पैसा पेमेंट पहले करते हैं, लिमिटेड टाइम से पहले कर देते हैं, और जो टाइम होता है वो स्पेसिफाइड टाइम होता है, विद इन अ डे, विद इन 2 डेज, विद इन 3 डेज। तो ऐसे टाइम में अगर आप पेमेंट कर देते हैं और उस समय जो आपको छूट दिया जाता है पैसे में पेमेंट करने में, जो डिस्काउंट मिलता है, वैसे डिस्काउंट को आप कैश डिस्काउंट कहते हैं। ट्रेड डिस्काउंट बिजनेस में कहीं रिकॉर्ड नहीं होता, बट कैश डिस्काउंट बिजनेस में रिकॉर्ड होता है। क्लियर बातें समझ में आ रहा है? आई होप आपको डिस्काउंट समझ में आ रहा होगा। तो स्टूडेंट, ऐसा है कि मैंने चैप्टर 2 का जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे, बेसिक टर्म्स था, वो ऑल अबाउट इंपॉर्टेंट जितना भी था मैंने कवर करवा दिया। अगर आपको लगता है कि कुछ टर्म्स छूट गए या आपको समझ नहीं आ रहा है, कमेंट कीजिएगा, बता दीजिएगा, मैं आपको उस सेशन के लिए रिलेटेड एक वीडियोस बना दूंगा, आपको बता दूंगा। अगर आपने अभी तक जिन लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको वो लिंक मिल जाएगा, नहीं तो अभी आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपको वो भी पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियोस मिल जाएगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा आपको हेल्प मिल रहा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा